हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इडुटेरिया का जो 5000 प्लस एमसीक्यू का बुक आया है, उससे हमने जो सीरीज स्टार्ट किया है, आज उसका दूसरा वीडियो है। आज हम इस वीडियो में इसका सेकंड प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो इस बुक में लगभग 100 इसमें प्रैक्टिस सेट है, जिसमें 5000 प्लस एमसीक्यू है। और ये जो बुक है, इसमें जो क्वेश्चंस है ये सारे एनसीईआरटी पे आधारित है और ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं और इनके आगे आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना है। तो यह बुक किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसी बुक से हम रोज़ एक चैप्टर करने वाले हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? तो भारतीय संविधान में जो नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं वे कि उनमें से कुछ ऐसे अधिकार है जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है और कुछ ऐसे हैं जो भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है। तो इसमें पूछ रहा है कि इनमें जो नीचे मौलिक अधिकार दिए गए हैं, इनमें से कौन से ऐसे अधिकार हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है अनुच्छेद 15 में प्रदत्त मूल अधिकार, दूसरा है अनुच्छेद 16 में प्रदत्त मूल अधिकार और तीसरा है अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मूल अधिकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि इनमें जो ये सारे मौलिक अधिकार हैं ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। और इनके अलावा दो और मौलिक अधिकार हैं, जैसे कि अनुच्छेद 29 में और अनुच्छेद 30 में। इन दोनों में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं और वे सभी भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है और इन मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसे आप याद रखिएगा एक पॉइंट के रूप में। तो ये अनुच्छेद 15 में क्या है? तो अनुच्छेद 15 में है कि राज्य धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पे अपने नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 में है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता और अनुच्छेद 19 में है तो इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है अनुच्छेद 19। और प्रेस की स्वतंत्रता का प्रावधान भी इसी में आता है, उसके लिए कोई अलग से मौलिक अधिकार नहीं दिया गया है। अनुच्छेद 19 में ही प्रेस की स्वतंत्रता भी आता है, इसे आप याद रखिएगा। और अनुच्छेद 29 और 30 ये दोनों भी सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, इसे आप याद रखिएगा। तो अनुच्छेद 29 और 30 में जो मौलिक अधिकार है वे अल्पसंख्यक वर्गों से संबंधित है। अनुच्छेद 29 में जो मौलिक अधिकार है वह है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है और अनुच्छेद 30 में जो मौलिक अधिकार है वह है अल्पसंख्यक वर्गों के जो शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और उनके संरक्षण के संबंध में प्रावधान है अनुच्छेद 30 में। तो इसे आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसमें जो नीचे कथन दिए गए हैं उन पर विचार करना है। पहला है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। दूसरा है राज्यसभा के सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। और तीसरा है राज्यसभा अस्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पदमुक्त हो जाते हैं। तो इसमें से कौन से कथन गलत है, कौन कौन सा कथन गलत है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इसमें जो भी कथन है वे सारे के सारे गलत हैं। इसका पहला है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, तो इसके सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का नहीं होता है, इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। सेकंड है इसके सदस्य के लिए कम से कम आयु 35 वर्ष की होना आवश्यक है, तो 35 वर्ष की आयु आवश्यक नहीं है, इसके सदस्य की आयु कम से कम 30 वर्ष का होना आवश्यक है। नेक्स्ट है राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। ये सही है कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पदमुक्त हो जाते हैं, तो ये गलत है। 1/4 सदस्य पदमुक्त नहीं होते हैं, इसके 1/3 सदस्य पदमुक्त होते हैं, इसे आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? तो धन विधेयक जब पारित होता है, लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा में जाता है, तो राज्यसभा इसे कितने दिनों तक रोक के रख सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 14 दिन। राज्यसभा धन विधेयक को अधिक से अधिक 14 दिनों तक रोक सकती है। नेक्स्ट है, देखिए धन विधेयक पहले लोकसभा में पास होता है, लोकसभा में ही पारित किया जाता है और वहाँ से पास होकर जब राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा इसे 14 दिन तक रोक के रख सकती है। और अगर 14 दिनों में राज्यसभा इसे पारित नहीं करती है
तो 14 दिनों के बाद यह स्वतः पारित हो जाता है और मान लिया जाता है कि इसे दोनों सदनों ने पारित कर दिया है। नेक्स्ट है 4 नंबर, कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह, यानी कि उसकी योग्यता कितनी होगी जब वह हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त हो सकता है, उसकी योग्यता कितनी होनी चाहिए। तो इसका पहला ऑप्शन है भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। और सेकेंड ऑप्शन है उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। तो इसमें से कौन सा सही है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक। तो इसमें जो ऑप्शन ए है केवल एक, यानी कि भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन है, वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए, कितने माह के भीतर होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 माह। तो वित्तीय आपात का लागू करने के लिए उसमें जो संकल्प पारित किया जाता है उसे सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर पारित होना चाहिए, तो उसे 2 माह के भीतर पारित होना चाहिए। नेक्स्ट है 6 नंबर, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया। तो पहली बार लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1963। 1963 में पहली बार लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ था, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट 7 नंबर, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 37। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए अनुच्छेद 37 में प्रबंध है और नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के भाग 4 में है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है। अनुच्छेद 36 से 51 के बीच नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है चिल्लैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। तो यह समिति किस वर्ष गठित की गई थी। तो इसका गठन हुआ था 1991 में, चिल्लैया समिति 1991। नेक्स्ट है 9 नंबर, निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है। तो कोको या चमड़ा उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूरी क्रांति। नेक्स्ट है एक धन जो आसानी से विदेशों से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है उसे इस प्रकार जाना जाता है, यानी कि उसे क्या कहा जाता है जो विदेशों से आसानी से आता है और आसानी से फिर चला भी जाता है। तो उसे कहा जाता है हॉट मनी, ऑप्शन डी, हॉट मनी। नेक्स्ट है गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य अनुमोदित करता है। तो गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य कौन अनुमोदित करता है ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। आर्थिक मामलों पर जो कैबिनेट समिति है वही गन्नों के लिए उचित मूल्य और पारिश्रमिक मूल्य अनुमोदित करती है। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है। तो असहयोग आंदोलन में से कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं था ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी, यह शामिल नहीं था। बाकी ये जो सरकारी पदों का त्याग, विदेशी माल का बहिष्कार और अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार करना था, ये सभी चीज़ें शामिल थी। लेकिन ये सरकारी वाहनों की से यात्रा करने पर जो पाबंदी लगाने वाला प्रावधान है यह असहयोग आंदोलन में शामिल नहीं था। और असहयोग आंदोलन कब हुआ था। तो यह आंदोलन 1920 में हुआ था और इसे कब समाप्त किया गया था। तो इसे चौरी चौरा कांड के बाद, गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान पे चौरी चौरा कांड के बाद इसे समाप्त कर दिया गया था। इसमें 22 पुलिस के जवानों को लोगों ने जिंदा जला दिया था थाने में, तो इससे गांधी जी ने इसे समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट है दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी। तो दांडी मार्च की समाप्ति हुई थी 6 अप्रैल 1930 को, 6 अप्रैल 1930, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो गांधी जी अपने 72 अनुयायियों के साथ
और साबरमती आश्रम से दांडी के लिए प्रस्थान किए थे। और कब गए थे? तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी दांडी के लिए प्रस्थान किए थे। शुरू कब हुआ था दांडी मार्च? तो 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। और गांधी जी पहुंचे थे दांडी और वहाँ पे 6 अप्रैल को नमक कानून को भंग किया था नमक बना के। और इसके साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। तो दांडी मार्च समाप्त कब हुआ था? तो 6 अप्रैल 1930 को, और इसके साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। नेक्स्ट है 14 नंबर, गांधी के जीवन काल में घटी घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। तो इसमें जो घटनाएं घटी हैं उनमें से कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है चौरा चौरी घटना, यह 5 फरवरी 1922 को हुआ था। दूसरा है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931। तीसरा है पूना समझौता 24 सितंबर 1932। और चौथा है भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942 को नहीं हुआ था, यह अगस्त में हुआ था, इसे आप याद रखिएगा। और चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922 को हुआ था और इसी घटना के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ था और इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी शामिल हुए थे। और पूना समझौता सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में जो गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया था, तो 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था। तो ये सभी सुमेलित है, बस इसका ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अस्थायी सरकार का गठन कब किया था ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 21 अक्टूबर 1943। नेक्स्ट है, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। तो सती प्रथा का उन्मूलन कब किया गया? तो सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था 1829 के नियम 17 के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी 1829 के नियम 17 के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था, इससे आप याद रखिएगा। और इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट है, वहाबियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो वहाबी जो विद्रोह कर रहे थे, वहाबी आंदोलन हुआ था, तो इस विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को दिया जाता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड एल्गिन प्रथम को। वहाबी आंदोलन को कुचलने का श्रेय लॉर्ड एल्गिन प्रथम को दिया जाता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन सा राजवंश शामिल नहीं था? तो त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सा राजवंश शामिल नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पल्लव। त्रिपक्षीय संघर्ष पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार के बीच हुआ था और इसमें पल्लव राजवंश शामिल नहीं था, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं, इसमें शवों के सर किस दिशा में रखे जाते थे? तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में जो शव दफनाया जाता था उसमें शव के सर को किस दिशा में रखा जाता था ये बताना है। तो इसमें शव के सर को रखा जाता था उत्तर दिशा में, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और शव को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो यह मिला है हड़प्पा से। हड़प्पा से शव को दफनाने का साक्ष्य मिला है और मोहनजोदड़ो से शव को जलाने का साक्ष्य मिला है, इसे आप याद रखिएगा। और कल के वीडियो में जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स दिया गया था उसमें हमने इसे पढ़ा भी था, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको याद होगा। नेक्स्ट है, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदाय में विभाजन हो गया था? तो बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय में विभाजित हो गया था और किस संगीति में इसका विभाजन हुआ था ये बताना है। तो बौद्ध धर्म चौथी संगीति जो इसका हुआ था, बौद्ध धर्म में जो चौथी संगीति हुआ था उसमें इसका विभाजन हो गया था और बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था हीनयान और महायान में। महायान में इसका विभाजन हुआ था। नेक्स्ट है, और ये चौथी संगीति कहाँ हुई थी? बौद्ध धर्म की चौथी संगीति कहाँ हुई थी? तो इसका आयोजन हुआ था कश्मीर के कुंडल वन में
और इस समय शासक कौन थे, किस शासक के शासनकाल में इसका आयोजन हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था कनिष्क के समय में, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पे कैवल्य की प्राप्ति हुई? तो महावीर स्वामी को किस नदी के तट पे कैवल्य यानी कि ज्ञान, तो किस नदी के तट पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋजुपालिका नदी के तट पे। महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के तट पे ज्ञान की प्राप्ति हुई। और महावीर स्वामी जैन धर्म से संबंधित है, ये जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मखलीपुत्र। मखलीपुत्र यानी कि मौखली गोसाल जो थे वे आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 23, किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? तो कौन से ऐसे मुगल शासक हैं जिनके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शाहजहां। शाहजहां के समय को स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग काल कहा जाता है। नेक्स्ट है, मुगल काल में मुहतसिब कौन था? तो जो मुहतसिब का पद था ये कौन सा कार्य करता था ये बताना है। तो मुगल काल में मुहतसिब कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आचरण अधिकारी। मुगल काल में जो लोक आचरण का अधिकारी होते थे, लोक आचरण के अधिकारी, उन्हें मुहतसिब कहा जाता था, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, दीवाने अर्ज किस विभाग से संबंधित है? तो दीवाने अर्ज सैन्य विभाग से संबंधित है। और इसकी स्थापना किसने की थी, दीवाने अर्ज की स्थापना? तो इसकी स्थापना की थी बलबन ने। तो दीवाने अर्ज सैन्य विभाग और इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी बलबन ने, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बसावन और दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? तो बसावन और दसवंत किस शासक यानी कि ये मुगल शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार थे, और ये किस शासक के शासनकाल में थे? तो ये थे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर। अकबर के शासनकाल में बसावन और दसवंत प्रसिद्ध चित्रकार थे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें एक तरफ दिया है परमाणु विद्युत गृह और दूसरी तरफ राज्य, यानी कि किस राज्य में स्थित है ये बताना है। और इसमें कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो पहला है नरोरा उत्तर प्रदेश, दूसरा है कुडनकुलन कर्नाटक, तीसरा है काकरापारा गुजरात और चौथा है तारापुर महाराष्ट्र। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुडनकुलन कर्नाटक, या तमिलनाडु में है, कर्नाटक में नहीं है। नेक्स्ट है, 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो यह समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? तो अच्छे ईंधन का गुण कौन सा नहीं है ये बताना है। तो इसका पहला ऑप्शन है, ईंधन का ऊष्मीयमान उच्च होना चाहिए, जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट और हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए, और तीसरा है ईंधन का प्रज्वलन ताप ना तो कम और ना ही ज़्यादा होना चाहिए। तो इसमें कौन सा उसका अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट और हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए। यह अच्छे ईंधन का गुण नहीं है, क्योंकि अवशिष्ट गैसों और हानिकारक गैसों का उत्सर्जन नहीं होना चाहिए। अच्छे ईंधन का गुण ये होता है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसमें सूची 1 में दिया है विटामिन का नाम दिया है, और दूसरी तरफ है उनकी कमी से जो रोग होता है उसे दिया है। तो इसे सुमेलित करना है। तो इसका पहला है विटामिन B7। तो विटामिन B7 की कमी से कौन सा रोग होता है ये बताना है। चलिए इसका आंसर बताते हैं। तो विटामिन 1 मिनट, विटामिन B7 से होता है, B7 की कमी से होता है बालों का झड़ना। नेक्स्ट है विटामिन B12। तो विटामिन B12 की कमी से होता है प्रनासी अरक्तता होना। नेक्स्ट है विटामिन E।
तो विटामिन ई से होता है बांझपन उत्पन्न होना, और विटामिन के से होता है रक्त के थक्का जमने में, यानी कि विटामिन के रक्त के थक्का जमने में सहायता करता है। विटामिन ई की कमी से बांझपन उत्पन्न हो जाता है, और विटामिन B12 की कमी से प्रणाशी अरक्तता हो जाता है, और विटामिन B7 की कमी से बालों का झड़ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। तो तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है, ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गैलेक्टिक इकाई। नेक्स्ट है 32, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है। तो कौन सा ऐसा रोग है जो पुरुषों को अधिक होता है और महिलाओं को नहीं होता है, ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्णांधता। नेक्स्ट है 33, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है। तो आरबीसी में यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और यह क्या है, तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है और यह ऑक्सीजन का वहन करता है, इससे आप याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। नेक्स्ट है 34, किस पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। तो किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यक मात्रा होती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है गुप्त ऊष्मा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुप्त ऊष्मा। नेक्स्ट है 35, निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। तो कौन सा ऐसा कोशिका अंग है जिसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं होता है, तो यह है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है 36, निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है। तो विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है, इसमें बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे। तो मछली का तेल, पालक और आम ये सभी विटामिन ए के अच्छे स्रोत हैं, लेकिन ऑप्शन सी यानी कि जंतुओं के यकृत और गुर्दे विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है। नेक्स्ट है 37, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। तो इसमें जो सूची एक में दिया है और सूची 2 में दिया है, इसे मिलान करना है। तो इसमें जो प्रतिरोध है वह किसका मात्रक है, विद्युत प्रवाह का मात्रक क्या है, अच्छा प्रतिरोध का मात्रक क्या है, विद्युत प्रवाह का क्या है, बल का मात्रक क्या है और पावर का मात्रक क्या है, ये बताना है, ऐसा यूनिट। तो इसका प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा, ओम। ओम प्रतिरोध का मात्रक है। उसके बाद नेक्स्ट है विद्युत प्रवाह। तो विद्युत प्रवाह का मात्रक हो जाएगा एम्पियर, और बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन, और पावर का मात्रक हो जाएगा वाट। तो इस तरह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन है, धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है। तो धातुओं में कौन सा ऐसा तत्व है जिसका घनत्व सबसे कम होता है, ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिथियम। नेक्स्ट है, प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो कथन दिए गए हैं प्राकृतिक रबर के बारे में, उनमें कौन सा सही है, ये बताना है। तो इसका पहला ऑप्शन है, यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। दूसरा है, यह एक कृत्रिम बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। तीसरा है, यह एक बहुलक नहीं और इसमें लोचदार गुण होते हैं। और चौथा है, यह प्राकृतिक बहुलक है लेकिन इसमें लोचदार गुण नहीं होते हैं। तो प्राकृतिक रबर के बारे में ये जो चारों कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। नेक्स्ट है 40 नंबर, किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है। तो तत्व में जो रासायनिक गुण होते हैं उसे कौन निर्धारित करता है, ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या पर रासायनिक गुण निर्धारित होता है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो देवप्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है, ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भागीरथी और अलकनंदा। तो भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलती हैं, तो ये मिलती हैं देवप्रयाग में, इसे आप याद रखिएगा।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? तो किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच से गुजरती है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से कर्क रेखा बीचों बीच से गुजरती है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 43, निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उष्णकटिबंधीय वर्षावन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे एक तरफ दिया है नेशनल पार्क और दूसरी तरफ दिया है राज्य का नाम, और इसमें बताना है कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका पहला है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, सेकंड है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, और थर्ड है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, और फोर्थ है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा। तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। यह सुमेलित नहीं है, यानी कि रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में नहीं है, बाकी ये सारे के सारे सुमेलित हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? तो ये जो जलधाराओं का नाम दिया गया है इसमें कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अगुलाहास धारा। अगुलाहास धारा शीत महासागरीय धारा नहीं है, यह एक गर्म महासागरीय धारा, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 46, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो कहा जाता है कावेरी नदी को। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर के लिए जाना जाता है। अच्छा, प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है इसे बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्वालामुखी। प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर ज्वालामुखी के लिए जाना जाता है, इसे आप याद रखिएगा। सॉरी, इसमें कुछ ऑप्शंस हैं जैसे ज्वालामुखी, और इसका सही आंसर हो जाएगा भूकंप और ज्वालामुखी, ये दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें एक तरफ ये जो मरुस्थल का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ देश का नाम दिया गया है, और कौन मरुस्थल किस देश में है ये बताना है। इसमें कौन सा एक सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो इसका पहला है तकलामकान चीन, थार भारत, अटाकामा चिली, गिब्सन अफ्रीका। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गिब्सन अफ्रीका में नहीं है, यह ऑस्ट्रेलिया में है। गिब्सन सिम्पसन ये सभी ऑस्ट्रेलिया में है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 49, प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है। तो प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यवसाय रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक या व्यक्ति कुछ समय के लिए बेरोजगार होना। तो श्रमिक या व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना ही प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी कहलाती है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 50 नंबर और इस सेट का आखिरी क्वेश्चन। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका पहला कथन है न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है। सेकंड है न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है। तो इसमें कौन सा सही है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, ये दोनों के दोनों सही है। तो इस तरह आज जो एडुटेरिया का 5000 प्लस MCQ का सेट आया है उससे हमने आज उसका दूसरा सेट भी कर लिया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसमें जो लास्ट में बॉक्स बना के कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी दिया गया है, तो हम साथ साथ उसे भी पढ़ते चल रहे हैं। तो आज के इस एक्स्ट्रा फैक्ट्स में दिया है प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक, और इनसे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। तो इसे देख लेते हैं। इसमें एक तरफ दर्शन का नाम दिया है और दूसरी तरफ उनके प्रवर्तक का नाम दिया है। तो योग दर्शन पतंजलि, योग दर्शन किससे संबंधित है? पतंजलि से। सेकंड है न्याय दर्शन गौतम,
तो न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो न्याय दर्शन के प्रतिपादक थे गौतम। उसके बाद नेक्स्ट है सांख्य दर्शन, कपिल। तो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल थे। और नेक्स्ट है चारवाक। चारवाक संबंधित है चारवाक दर्शन से। और नेक्स्ट है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कणाद थे। और पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी और उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक वादरायण थे। इसी तरह एक और बॉक्स में दिया है विभिन्न संप्रदाय और उनके संस्थापक के बारे में। तो इन संप्रदायों से भी क्वेश्चंस आते हैं कि किसने किस संप्रदाय की स्थापना की, तो इसे भी देख लेते हैं। पहला है आजीवक संप्रदाय। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखलीपुत्र गोसाल, और ये अभी सेट में क्वेश्चन था, हमने इसे किया है। दूसरा है अनिश्चयवादी। तो अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक थे संजय बैठल पुत्र। और तीसरा है भौतिकवादी। तो भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक थे पकुक्कचायन। और फोर्थ है घोर अक्रियावादी। तो घोर अक्रियावादी संप्रदाय के संस्थापक पूरण कश्यप थे। इसे आप याद रखिएगा, घोर अक्रियावादी पूरण कश्यप। तो इस तरह आज हमने इसका दूसरा प्रैक्टिस सेट भी कर लिया, और इसी तरह हम इसके सारे प्रैक्टिस सेट को कवर करने वाले हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।